और बड़ी खबर है, नेपाल में फिर आई बाढ़ और नेपाल में एक बार फिर पुल टूटा है। रसुआ के काठमांडू जाने वाला पुल टूट गया है। आपको बता दें, काठमांडू जाने वाला आखिरी पुल टूटा हुआ है और तिब्बत सीमा की झील टूट गई है और झील टूटने के बाद पुल बह गया। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुल बहने का ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में झील का किनारा टूटा है, आपको बता दें। नेपाल में 26 अगस्त की सुबह जो कुछ हुआ उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तबाही की जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं वो दंग कर देने वाली हैं। सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया है त्रिशूली बाजार का। त्रिशूली नदी के किनारे बसा ये कस्बा देखते ही देखते सैलाब की आगोश में समाने लगा। एक युवक ने अपने मोबाइल में जो वीडियो बनाया है वो हैरान करने वाला है। जरा वीडियो के दौरान वहां की चीख सुनिए। और देखिए, बुधवार को जब नेपाल में तबाही आई उस वक्त त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एक टनल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सैलाब आने के बाद ये लोग वहीं फंस गए। इसके बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से जवानों को टनल तक पहुंचाया गया और फिर बड़ी मुश्किल से सेना के जवान इस टनल के अंदर पहुंचे। ये जगह कीचड़ से पूरी तरह सनी हुई थी, लिहाजा यहाँ के फिसलन से बचने के लिए जवान रेंग रेंग कर टनल के अंदर तक पहुंचे। तो जिस टनल में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला वहां 350 लोग मौजूद थे। इस मुश्किल जगह पर हेलीकॉप्टर से उतरना और दलदल पर यूं रेंगते हुए आगे बढ़ना, देखिए इस तरह की बहादुरी और संकल्प का परिचय दिया नेपाली सेना के जवानों ने। ये ऑपरेशन 350 लोगों को बचाया गया इस ऑपरेशन में और अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर की टनल में फंसे ये 350 लोग फंसे हुए थे जिन्हें बचाया गया। देखिए, नेपाल में आए जल प्रलय के बाद पूर्वी चंपारण के 4 प्रखंड को अलर्ट किया गया था, लेकिन अब राहत की खबर यह है कि अब चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जल स्तर में कमी देखी जा रही है। लगातार जल स्तर में घटोतरी दर्ज हो रही है। वैसे स्थिति में लोगों के लिए राहत की बात है कि अब बाढ़ जैसी आपदा से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने केसरिया प्रखंड के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया था। तमाम लोगों ने निचला इलाका छोड़कर बांध और अन्य जगहों पर शरण लिया था। वैसे स्थिति में उन लोगों के लिए भी अब राहत की खबर है। नेपाल में हुए जल प्रलय के बाद पूर्वी चंपारण के कई प्रखंड को अलर्ट किया गया था, जिसमें केसरिया प्रखंड को भी अलर्ट किया गया था। और अभी हम केसरिया प्रखंड के 70 घाट पुल के पास है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गंडक नदी की तस्वीर है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी काफी तेजी से हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अब गंडक नदी के जलस्तर में अब घटोतरी हो रही है, अब उसमें कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में अब राहत की बात है। लगातार जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया था कि तमाम जो निचले इलाके में लोग हैं, देखिए ये निचला इलाका है, गंडक नदी का निचला इलाका है और दूर दूर तक जो घर दिख रहा है, वो तमाम लोगों को पहले ही अलर्ट किया गया था कि वे लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि जो जिस तरह से नेपाल में जल प्रलय आया था, तो वैसी स्थिति में अनुमान था कि कई इलाकों में भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन राहत की बात रही कि बाढ़ जो है वो नहीं आ पाया और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अब एक और राहत की खबर है कि अब जो है गंडक नदी के जलस्तर में भी कमी आ रही है,
केसरिया का ये इलाका है। केसरिया और संग्रामपुर और पहाड़पुर अरेराज, ये 4 प्रखंड को अलर्ट किया गया था। तो अभी हम केसरिया में है और केसरिया का ये 70 घाट पुल के पास का इलाका है। अमूमन इन इलाकों में काफ़ी संख्या में घर भी लोगों ने बनाया है, बांध के ठीक किनारे बनाया है। लेकिन अब राहत की खबर है, क्योंकि जलस्तर में कमी आ रही है। खासतौर पर देखिए, नेपाल में बाढ़ अभी टला नहीं है, नेपाल में अभी भी बाढ़ की आशंका है। तो इस स्थिति में नेपाल में भले ही अलर्ट है, लेकिन अब पूर्वी चंपारण के लिए राहत की खबर है, क्योंकि अब जो है गंडक नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में लोग अब परेशान नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जरूर किया था, लेकिन अब ये राहत की खबर है कि अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जो जल स्तर है उसमें अब कमी आ रही है। तो वैसी स्थिति में लोगों की परेशानी जो है वो अब खत्म हो गई है। अनिश कुमार, न्यूज 18 केसरिया, मोतिहारी। और देखिए, नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट है। इसी बीच वाल्मीकि बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि तत्काल स्थिति सामान्य है, गंडक के जल स्तर में खास असर नहीं पड़ा है। ऐसे में फिलहाल खतरा टलता दिख रहा है। बराज से छोड़े गए करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी कई घंटों के बाद अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। सरैया प्रखंड में रेवा के गंडक की वर्तमान स्थिति सामान्य है। विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिले जो हैं वह हाई अलर्ट पे हैं और ऐसे में मुजफ्फरपुर में भी अब जो नारायणी गंडक है उसका पानी बढ़ने लगा है, क्योंकि वाल्मीकि बराज से 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया और धीरे धीरे अब वह पानी जो है मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। और तस्वीर देखिए, हल्की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि खतरनाक स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। बताया गया था कि जिस तरीके से जो नेपाल में विनाशकारी बाढ़ आई तो फिर भयावह स्थिति हो सकती थी। हालांकि इसको लेकर तमाम जिलों के जिलाधिकारी को अलर्ट मोड में रखा गया था और ऐसे में तमाम डीएम एसएसपी जो है वह निगरानी कर रहे थे। और ऐसे में आज आप तस्वीर देखेंगे तो हल्की बढ़ोतरी जो हुई है, वाल्मीकि बराज से पानी जो छोड़ा गया है वह अब कई घंटों के बाद मुजफ्फरपुर के नारायणी गंडक तक पहुंच गया है और अब हल्की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह बढ़ोतरी अभी भी सामान्य है और इसमें जो है अभी कोई भी किसी तरह का खतरा जो है वह महसूस अभी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग अलर्ट मोड में, स्थानीय लोग हैं। क्या स्थिति दिख रहा है? अब तो वाल्मीकि बराज का पानी भी मुजफ्फरपुर पहुंच गया है। कितना अंतर दिखा आप लोग को? पानी के यानी आज शाम से थोड़ा बढ़ोतरी देखा गया है, जो पानी बढ़ रहा है। अच्छा, बराज का पानी जो पहुंचा? हाँ, आप है संभावना है कि रात के समय में कुछ पानी और भी बढ़ेगा। इसके लिए प्रशासन पूरा अलर्ट है और कहीं भी प्रशासनिक। अच्छा, ये चिंता थी कि कई घंटे के बाद जो है पानी आएगी, तो पानी तो अब आई, लेकिन अभी की स्थिति से क्या लगता है कि स्थिति भयावह हो सकती है? नहीं, पानी जो है खतरा यानी टल गया है। खतरा अभी टला? हाँ, खतरा में नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह राय, जिला परिषद 14 सरैया, रतनपुर डीही, रतनपुर डीही है। क्या कहेंगे आप, यहाँ के स्थानीय हैं? अभी तो शाम से पानी कुछ बढ़ा है, उसका स्थिति अभी बहुत अच्छा है। इसके इतना पर टल जाएगा तो कोई खतरा का जरूरी नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक पूरा व्यवस्था है, पूरा मुस्तैदी से गार्ड लोग भी देख रहे हैं, ग्रामीण भी उस स्तर से जांच देख रहे हैं। इसके लिए बाढ़ से अभी जिला प्रशासन पहले से जो है जी अलर्ट है। लोगों को माइकिंग करके भी अलर्ट किया जा रहा था। गांव को भी अलर्ट, जी गांव को भी माइकिंग से अलर्ट किया गया है। उसके लिए गांव भी एक तरफा बने के मौजूद माइंडसेट लोग किए हुए हैं कि वैसी स्थिति। हालांकि अभी तक की स्थिति में क्या लग रहा है? अभी के समान स्थिति है, अभी का पानी भी आ गया है, थोड़ा सा बढ़ोतरी है, उसके स्थिति अभी ठीक है। स्थिति अभी नहीं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार, वार्ड सदस्य। चलिए, यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य भी है और हम आपको रतनपुर डीही की तस्वीर दिखा दे। आप देखेंगे कि यह रतनपुर डीही बांध है जो सरैया प्रखंड में पड़ता है और ये नारायणी गंडक है जिसमें त्रिशूली नदी का पानी छोड़ा गया। तो उसके बाद यह पानी जैसे जैसे बराज का पानी वहां से छोड़ा गया है तो कई घंटों के बाद अब मुजफ्फरपुर तक पानी पहुंचा है। लेकिन अभी भी जो जल स्तर है वह बहुत भयावह नहीं है, हल्की फुल्की बढ़ोतरी हुई है। और आप तस्वीर देखिए कि लोग जो है वो अलर्ट हैं और नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि जो गति है पानी की वह काफी तेज है। हालांकि सभी जगहों पर, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर के 3 ऐसे अंचल है जो कि प्रभावित है, जिसमें मुजफ्फरपुर का सरैया है, पारू है और साहेबगंज है। और इन 3 अंचल के कुछ क्षेत्र जो हैं वह इस नदी में
जलस्तर की बढ़ोतरी के बाद प्रभावित होते हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति देखकर अभी लोग राहत की सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल खतरा टला हुआ है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय लोग, तमाम लोग जो हैं वह अलर्ट मोड में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब इससे ज्यादा पानी न बढ़े और किसी तरह की भयावह स्थिति न हो। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए कि गोपालगंज में गंडक नदी का पानी बढ़ने के बाद ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH 27 पर बन रहा पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। पूर्वी चंपारण गोपालगंज के बीच गंडक नदी पर डुमरिया घाट के समानांतर पुल का निर्माण होना है। सांसद आलोक कुमार सुमन ने बताया है कि 35 सालों से जर्जर पड़ी डुमरिया घाट पुल के समानांतर दूसरे पुल बनाने के लिए लोकसभा में मांग उठाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से गंडक नदी पर पुल निर्माण का काम शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि 70% काम पूरा हो चुका है। शेष 3 पाया का निर्माण पूरा होते ही गंडक नदी पर दूसरा लेन का समानांतर पुल चालू हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH 27 पर गोपालगंज में जाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। गोपालगंज की जनता ने 2019 में हमें आशीर्वाद देकर संसद में भेजा। मैंने उस वक्त से डुमरिया पुल जो ये उस वक्त 35 साल पहले से वो जर्जर स्थिति में थी। अभी इधर 7 साल और जोड़ लीजिए तो 42 साल से जर्जर स्थिति में है। इसको सबसे पहला मैं बाढ़ का सवाल उठाया, फिर ये डुमरिया पुल का उठाया, फिर अपना एलिवेटेड कॉरिडोर जो गोपालगंज शहर का है जो 17 साल से पड़ा हुआ था तो वो बना, इसके लिए भी मैं उठाया। और वो सवाल चूँकि 5 बार टेंडर हुआ, किसी ने टेंडर नहीं डाला, ये एक परेशानी हो गई। फिर मैंने विभाग से माननीय मंत्री से आग्रह किया कि आप अपने लेवल से इसको ज़रा देखिए। फिर उन्होंने टेंडर निकाला तो बाहर की एक कंपनी टेंडर डाली, काम शुरू किया, लेकिन ये फिर क्रैक हो गया। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी कि दिल्ली से गुवाहाटी तक को जोड़ने वाली NH 27 पर डुमरिया घाट के पास समानांतर पुल बनाने का काम तेज हो गया है। और ये डुमरिया घाट की तस्वीर है। गंडक नदी पर डुमरिया घाट पर इसके समानांतर दूसरा पुल बन रहा है। तकरीबन 35 सालों से पुराना पुल जर्जर है और इस वजह से केंद्र सरकार ने गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की मांग पर यहाँ पर समानांतर पुल बनाने की काम शुरू की है। और बताया ये जा रहा है कि अगले 36 महीनों में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा और पुल का जो 70% काम है लगभग पूरा हो चुका है। शेष 3 जो पुल के पिलर्स हैं उस पर अभी काम चल रहा है। हालांकि पानी अत्यधिक मात्रा में आने की वजह से अभी काम रोक दिया गया है और फिर जब अक्टूबर माह में गंडक नदी का लेवल जो है कम होगा, पानी का लेवल कम होगा, उसके बाद इस पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ये कहा है कि डुमरिया घाट के पास समानांतर जो पुल का निर्माण होना है वो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसके लिए लोकसभा में लगातार मांग उठाई और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद पुल पर जो समानांतर पुल बनना था उसके निर्माण कार्य में तेजी आई। फिलहाल पुल पर अभी निर्माण कार्य ठप पड़ा है क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से पुल निर्माण वाली कंपनी है उन्होंने काम रोक दिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में जब गंडक नदी का लेवल कम होगा तो फिर से डुमरिया घाट पुल का निर्माण शुरू होगा और यहाँ पर समानांतर पुल बन जाने के बाद से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाला एकमात्र ये पुल है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और देखिए इधर भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवगछिया के राघवपुर में नरकटिया बांध में लगातार कटाव हो रहा है, जिसके बाद बांध पर रह रहे लोगों को अब वहां से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। सरकार की ओर से लगातार युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। वहीं गंगा का रौद्र रूप देख महिलाओं ने अब गंगा मैया को मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। हम हैं नवगछिया के राघोपुर के नरकटिया बांध पर। गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बांध लगातार गंगा जो है काट रही है और हजारों परिवार जो है इस बांध पर रहते थे, लेकिन अब जो है उन्हें घर खाली करने का आदेश हो गया है।
वहीं आप देख लीजिए कि गांव की महिलाएं जो है गंगा मैया को मनाने के लिए जो है गीत गा रही हैं और गंगा मैया को मना रही हैं कि गंगा मैया अब जो रौद्र रूप है उससे आप शांत हो जाइए और वापस हो जाइए। यहाँ पर महिलाएं हैं, देखिए क्या गीत गा रहे हैं आप लोग, क्या गीत गा रहे हैं? गंगा माई के, क्या गंगा माई के मनाने लिए क्या कर दी है गंगा माँ? गंगा माई काट रही है, गंगा माई भगा रही है, हाँ उसको ले ली मना रहे हैं। मना रहे हैं? हाँ, क्या मना के मांग रहे हैं? मांग गंगा माई से मांग रहे हैं यही कि गंगा माई अपना घोड़ना समेट लीजिए, बाल गांव के बाल बच्चा का छोड़ दीजिए। मांग रहे का कट्टी बंद कर दीजिए गंगा माई, यही मांगते हैं कट्टी बंद कर दीजिए, बाल बच्चा बढ़िया से रहेगा, नहीं तो भोंसेगा। रौद्र रूप है गंगा का भी। हाँ, गंगा के रौद्र रूप है, कट्टी ढेर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है गंगा मैया से गीत गाकर मना रही हैं कि गंगा मैया आप ही का है ये बाल बच्चा और इसे जो है अब माफ़ कर दीजिए, अब आप जो रूठी हुई हैं और अब आप शांत हो जाइए, जिससे इन लोगों को जो है कुछ राहत मिल सके और इनके बाल बच्चे भी जो हैं वो सही से जो है अपने घरों में रह सकें। देखने वाली बात है कि अब गंगा माँ क्या करती हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। टीआरई 4 में फिर से बढ़ी सीटों की संख्या, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर मंत्री ने इस बात की घोषणा की है। आपको बता दें वर्ग 9 से 10 में संगीत विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब टीआरई 4 में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 33,385 हो गई है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बयान भी दिया उन्होंने, कहा सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की भी जल्द लिस्ट जारी होगी। आपको बता दें कुल 73,000 आवेदनों में से 37,000 को अपना चॉइस मिला है। 17 सितंबर में जनरल, आपको बता दें 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के लिए आवेदन के लिए जाएंगे। और वहीं उन्होंने कहा कि कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की शिक्षक जल्द बहाली होगी और शिक्षकों के एरियर लटकाने वाले अधिकारी जल्द नपेंगे। ये बात शिक्षा मंत्री ने कही है। आपको बता दें संगीत में काफ़ी सीटें दी है, लेकिन 9th और 10th में मात्र 2 ही सीट की अधियाचना गई थी और उसको लेके वो बहुत ही उनका हाई डिमांड था। तो चूँकि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और जो बहनें हमारे घर में आई थी और आकर के वो हमसे वादा लेकर गई, मैं उन बहनों के लिए 111 सीटों की बढ़ोतरी मैं कर रहा हूँ संगीत के मामले में। और वो 9th और 10th में अब 111 सीटों को बढ़ाते हुए फिर से बढ़ी है और 113 सीटें अब संगीत की 9th और 10th में होंगी और इसकी अधियाचना कल ही हमने। अब क्या आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा? अब ये कुल आंकड़ा आपने देखा होगा, जब पहली अधियाचना गई तो 32,388 की गई, दूसरी गई तो चूंकि इसमें बहुत सारे मैथिली भोजपुरी ये सब मिला करके 886 गया और अब संगीत को हमने 9th और 10th में 111 पदों की वृद्धि की है और कल ही हमने इसका निर्णय डिपार्टमेंट स्तर पर ले लिया था और आज ये बीपीएससी को भेज दी जाएगी और अब ये कुल मिलाकर के 33,385 सीटों के लिए बहाली होगी। और देखिए बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब परीक्षा में फेल होने पर छात्रों की मार्कशीट पर मानसिक दबाव और नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य से फेल नहीं लिखा जाएगा। इसकी जगह प्रमाण पत्र पर कौशल के लिए पात्र यानी एलिजिबल फॉर स्किल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और BBOS लिखा जाएगा। BBOS यानी बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के तहत उनकी परीक्षा ली जाएगी। ये एक स्वायत्त संख्या है जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। हमने चिंतन से परिवर्तन और रिफॉर्म से परफॉर्म
ये जो 2 विषय हमारे मन में था उसे हमने लागू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद हमने कल अपने डिपार्टमेंट में इसको लेकर के निर्णय ले लिया है कि अब बिहार के चाहे वो मैट्रिक का मार्कशीट होगा या फिर इंटर का होगा, किसी भी परीक्षा में फेल शब्द अब नज़र नहीं आएगा। हो सकता है हमारे ही बच्चे हैं, किसी कारण से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर ए स्किल एंड बी बॉस। हमारी एक संस्था है बी बॉस, जिसके माध्यम से हम हर 6 माह पे परीक्षा लेते हैं। तो जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम में असफल होंगे उन्हें हम बी बॉस में मौका देंगे और साथ ही साथ उन्हें स्किल के लिए भी उनको हम रिकमेंड करेंगे। और देखिए, इसके पहले सीएम सम्राट चौधरी ने टीआरई 4 को लेकर बड़ा फैसला किया था। उन्होंने घोषणा किया था कि पहले की तरह की शिक्षक बहाली में एकल परीक्षा ली जाएगी, यानी पीटी और मेंस के झंझट को सीएम ने खत्म कर दिया है। दरअसल बीपीएससी ने पिछले दिनों सभी परीक्षा का हवाला देते हुए ये प्रावधान किया था कि आगे की सभी परीक्षा 2 चरण में ली जाएगी, जिसमें पीटी और मेंस शामिल होगा, जिसके विरोध में अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में गुरुवार को सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सीएम ने ऐलान कर दिया कि पूर्व की शिक्षक बहाली की तरह ही एक परीक्षा ही ली जाएगी। के निर्देश पे शिक्षा विभाग ने और मुख्य सचिव ने मिल करके और ये जो निर्णय लिया एकल परीक्षा का, वो एकल परीक्षा का निर्णय बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ उसमें जो नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था बरकरार रही, ये हमारे जो इंटेलिजेंट छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए ये मील का पत्थर होगा। अब मतलब आप मानते हैं कि अब जो नाराजगी थी उसे आपने दूर कर दिया? देखिए, छात्र तो हमारे ही हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लेकिन मैं उन सभी छात्रों को कहूँगा जिन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान कई प्रकार के भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, कई प्रकार के मीम बनाए, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप एक कुशल नागरिक बने और कोई भी किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा के प्रयोग से बचें। और देखिए, पटना के मशहूर शिक्षक खान सर और शिक्षक रोशन आनंद विवाद के बाद शिक्षक रोशन आनंद ने आज अपने कोचिंग संस्थान की छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर पहली बार कोचिंग की छात्राओं ने रोशन आनंद सर को राखी बांधी। कोचिंग संचालक ने कहा कि बिहार सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है, लिहाजा ये आयोजन किया जा रहा है। ये कहा था, ये कही थी कि अगर सरकार रक्षाबंधन से पहले हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर उस सिचुएशन में जो है आपको रक्षाबंधन गर्दनी बाग में मनाना होगा। तो हमने घोषणा भी कर दिया था कि हम गर्दनी बाग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन से पहले ही 27 अगस्त को जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है अपने एक्स हैंडल से अर्थात ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जो है छात्रों की मांग को आंशिक तौर पर माना गया है। तो इस खुशी के अवसर पर ही आज पहली बार रक्षाबंधन त्योहार का आयोजन जो है संस्थान में हम कर रहे हैं। हाँ, हजारों बहनें आई हुई है और वो अभी छात्राएं वो अभी पढ़ने का काम कर रही है। तो पढ़ाई में जितना मदद हो सकता है उतना हम करेंगे। आगे इन लोगों के लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे, जैसे किताब हो गया, हम इनको किताब उपलब्ध करवाएंगे, लाइब्रेरी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो अच्छे माहौल में बैठ करके पढ़ाई कर सकें।